नमस्कार साथियों, स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई तकनीक लेकर के आए हुए हैं। एक नई टेक्निक से वीडियो आपको हम दिखाएंगे और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक अपील है कि ये कोई हंसी मस्करी वाले या कोई ये मनोरंजन की चीज़ नहीं है। ये मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं ये ज्ञानवर्धक हैं और वीडियो को एक खोलते हैं तो उसको शुरू से लेकर आखिरी तक जब तक आप नहीं देखेंगे आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर वाकई कुछ अचीव करना है, जो आपके भविष्य के लिए, ये उज्जवल भविष्य के लिए ये वीडियो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं और एक सामाजिक भलाई के लिए बनाए जा रहे हैं, तो आप सिर्फ वीडियो को खोल के बंद न करें बल्कि उसको शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखें, खुद भी देखें और अपने जो साथी हैं उन साथियों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। तो समाज का भला तभी होगा जब आप अपने सगे संबंधियों को, जो आपके साथी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्त हैं और रिश्तेदारी के लोग हैं, उनको भी फॉरवर्ड करें, तभी सही मायने में समाज का भला होगा। और ये वीडियो बिल्कुल निस्वार्थ हैं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए नए वीडियो ऑटोमेटिक वो आपके मोबाइल पर आते रहें। तो साथियों, यही मेरी आपसे अपील है। आइए साथियों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो शीर्षक है वो भारत की न्यायपालिका पर है। तो हमारे देश में 6 प्रकार की अदालतें हैं, 6 प्रकार की न्यायपालिका हैं। सबसे टॉप पर, सबसे चोटी पर और सर्वशक्तिमान जो जुडिशरी है हमारी, उसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। और दूसरी जो उसके नीचे है, जो राज्य स्तरीय है, हर राज्य में एक आपको मिलेगी न्यायपालिका, उसको कहते हैं हाई कोर्ट, हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय। और तीसरे उसके नीचे जो जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अदालतें होती हैं, उनको हम कहते हैं जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट इसको हम कहते हैं जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय। और चौथी है ट्रिब्यूनल कोर्ट, पांचवी है फास्ट ट्रैक कोर्ट और छठी है लोक अदालत। तो ये 6 प्रकार की हमारे भारत में न्यायपालिकाएं हैं और सबसे चोटी पर और सबसे सर्वशक्तिमान और भारत में एक न्यायपालिका जिसके द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय अंतिम होते हैं और ये नीचे की सभी अदालतों में ये उनको मानने पड़ते हैं, अदालतों को बाध्यकारी होते हैं। तो आज साथियों, सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हम सुप्रीम कोर्ट पर आज चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, संविधान में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 124 से लेकर के 147 तक दिए गए हैं। अब इसको हम लोग जान लेते हैं बहुत ही संक्षेप में कि 124 से लेकर के 147 तक जो सुप्रीम कोर्ट संबंधी जो अनुच्छेद हैं, तो किस अनुच्छेद में क्या क्या है। मैं सारे अनुच्छेदों का तो विवरण देना संभव नहीं होगा, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उन अनुच्छेदों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जैसे जो आर्टिकल 124 पर आ जाइए। आर्टिकल 124 ये कहता है कि एक उच्चतम न्यायालय की भारत में स्थापना की जाए और उसका गठन किया जाए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है शासकों को निर्देश दे रहा है कि आर्टिकल 124 में कि एक उच्चतम न्यायालय होना चाहिए, उसका गठन होना चाहिए, उसकी स्थापना की जानी चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर देखना ये है कि उच्चतम न्यायालय
तो हमारा पहले से चला आ रहा था। 1937 से लेकर के 1950 तक उच्चतम न्यायालय अपनी कार्रवाइयाँ चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, ये वो जगह है दिल्ली में जहाँ पर राजे महाराजे आके बैठते थे और पहले के समय में, तो ये वहाँ भवन है, उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नरेंद्र मंडल और इंग्लिश में कहते हैं चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। वहाँ पर ये 1937 से 1950 तक ये संघी जो हमारी न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ ये अपना कार्य संचालन इसका होता था। लेकिन 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन, जब हमारा संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया और 28 जनवरी 1950 को नरेंद्र मंडल जो भवन था, राजाओं का भवन, जिसमें पहले से ही सुप्रीम कोर्ट चला आ रहा था, उसका नए सिरे से जब संविधान लागू हुआ तो उसका नए सिरे से उद्घाटन किया गया सुप्रीम कोर्ट का, भारत की अपनी सुप्रीम कोर्ट, संविधान सम्मत सुप्रीम कोर्ट। तो 28 जनवरी 1950 को नरेंद्र मंडल भवन में, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते हैं, वहाँ इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन आज वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो मुख्य न्यायाधीश को मिला करके 34 है, 34, यानी 33 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं और एक भारत का मुख्य न्यायाधीश कहलाता है, और इसको हम संक्षेप में CJI कहते हैं। तो साथियों, ये तो गठन की बात हो गई कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उद्घाटन, स्थापना तो पहले से थी, एक चूँकि संविधान लागू हुआ तो नए सिरे से उसका उद्घाटन किया गया चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में, और वर्तमान में इसकी समय समय पर संख्या बढ़ाई जाती रही। जैसे जैसे काम का बोझ बढ़ता गया, इनकी संख्या भी संसद द्वारा बढ़ाई जाती रही। तो आज वर्तमान में संख्या जो सुप्रीम कोर्ट की है वो CJI को मिलाकर के 34 न्यायाधीश भारत की संघीय न्यायालय में हैं। तो एक तो ये बात हो गई अनुच्छेद 124 की। अब इसके बाद अनुच्छेद 125 आता है, उसमें इनके वेतन भत्ते आते हैं और इनके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो वेतन वगैरह मिलता है, ये भारत की संचित निधि से मिलता है। एक बहुत बड़ी निधि है भारत सरकार की, जिसमें सारा पैसा, आय का सारा पैसा उसमें आता है। तो भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन दिया जाता है, और वर्तमान में आज की तारीख में मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 है, और अन्य जो न्यायाधीश हैं उनका 2,50,000 है। और ये भी संविधान में प्रावधान किया गया है कि देश में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे वो आपातकाल क्यों न लागू हो, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा क्यों न कर दे, लेकिन इनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो साथियों, ये तो आर्टिकल 125 में इनके वेतन भत्तों की बात हो गई। इसके बाद एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 127। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है एडॉक बेसिस पर, एडहॉक पर रखे गए न्यायाधीश। अब देखिए ये किन परिस्थितियों में एडहॉक पर रखे जाएंगे। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, काफ़ी बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के पास, अब उनके पास जजेस नहीं है उस समय पर, किसी समय विशेष पर उनके पास जजेस नहीं हैं, कोरम पूरा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति की सहमति से भारत का जो CJI है, वो CJI मतलब उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता हो, उसको तदर्थ न्यायाधीश के रूप में
चुना जा सकता है। जितने समय तक की कार्रवाई होनी है, जितने समय तक उसको रखना है, उतने समय तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो जितने में उनका काम हो जाना है और उनके पास अपना न्यायाधीश नहीं है, तो वो एडाक पर किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति के परामर्श से उसको नियुक्त किया जा सकता है। और जिस वक्त वो न्यायाधीश बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की जो सेवा शर्तें होती हैं, जो विशेषाधिकार होते हैं, वो उस पर भी लागू होंगे, उसको भी प्राप्त होंगे, वही शक्तियां, वही अधिकार, वही वेतन। और इसके बाद जब वो काम पूरा खत्म हो जाएगा तो वो पुनः उसको अपनी पूर्व की स्थिति में जाना होगा। तो ये मतलब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में की गई है। इसके बाद अब आता है 128। 128 में साथियों, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, कोई विषम परिस्थिति है, हमको न्यायाधीश नहीं मिल रहे हैं, काम बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के पास और जजेस उतने नहीं हैं, तो हम सेवानिवृत्त, जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज है, उसको भी राष्ट्रपति की सहमति से, जो हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश है CJI, वो उनकी नियुक्ति कर सकता है थोड़े समय के लिए, जब तक कि उनको आवश्यकता है, जब तक कि उनको ज़रूरत है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी बैठकों में शामिल किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। ये आर्टिकल 128 में इसकी सेवानिवृत्त न्यायाधीश के शामिल होने की सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की है। अब इसके बाद 129 पर आ जाते हैं। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। अब आप पूछेंगे सर ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो देखिए, अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य यहाँ पर क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसले दिए जाएंगे, वो फैसले एक लिखित रिटन में, एक रिकॉर्ड के रूप में रहेंगे। एक तो ये बात हो गई कि लिखित रूप में, एक रिटन में, रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन किए जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो निचली अदालतें हैं, जैसे हाई कोर्ट है, उसके और नीचे जो अदालतें हैं, उनके लिए ये एक नज़ीर का काम करेंगे। यानी भविष्य में अगर इन निचली अदालतों में कोई इसी प्रकार का केस आता है, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पूर्व में दिया गया है, उसको नज़ीर के रूप में उसी फैसले को वो मानेंगे, स्वीकार करेंगे। और तीसरी एक बात ये है कि चूँकि ये स्वयं में भी जो फैसले दिए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वो स्वयं में ही एक कानून भी हो जाते हैं। तो अब यदि कोई भी न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं, कोई भी न्यायालय या देश में कोई भी संस्था या कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकता है, उसकी आलोचना नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है और ये कंप्लेन की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति गया है, तो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करता है और दंडात्मक कार्रवाई करता है। तो साथियों, यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान देने की है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसलों की हम आलोचना नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक रूप से, प्रेस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं है। तो ये अभिलेख न्यायालय का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आर्टिकल 129। इसके बाद आता है आर्टिकल 131, 131 आर्टिकल आता है, और ये सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। इसको मूल क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाते हैं, भले ही वो किसी राज्य में विवाद उत्पन्न हुआ हो। अब ये मुद्दे कौन कौन से हैं, जरा इन्हें समझ लीजिए। दरअसल
ये जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, तो ये भारत के संविधान निर्माताओं ने ये जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी है कि आपको, भारत एक संघ है और भारत में संघीय प्रणाली है और संघ में 29 राज्य हैं, 1 केंद्र और 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इतने बड़े भारत को संभाल के रखना, उसको संगठित करके रखना, इसकी जिम्मेदारी जो है सर्वोच्च न्यायालय की है। तो अब यहाँ पर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जरा सुन लीजिए। एक, नंबर 1, यदि कोई विवाद ऐसा है जो केंद्र के साथ और एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया, यानी केंद्र से विवाद है और उसमें कोई दूसरा एक राज्य भी हो सकता है या एक से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, तो सीधे केंद्र और राज्यों के बीच में अगर टकराव किसी बिंदु को लेकर के है, किसी मामले को लेकर के है, तो उसकी किसी भी अदालत में कोई कार्रवाई नहीं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। दूसरा बिंदु ये है कि परस्पर राज्यों के बीच में किसी मामले को लेकर टकराव हुआ है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में परस्पर टकराव हुआ है, तो ऐसे मामले भी हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसके बाद तीसरा जो बिंदु है, वो कोई मामला, कोई विवाद ऐसा है जिसमें केंद्र और केंद्र के समर्थन में कुछ राज्य हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उस मामले के विरोध में 2 या 2 से अधिक राज्य या राज्यों का समूह है। तो अगर इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो ऐसे ये संवेदनशील मामले कहे जाते हैं। ये मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाए जाएंगे, किसी अन्य अदालत में सुलझाए नहीं जाएंगे, और इसी को सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। ये संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश को एकताबद्ध बनाए रखने के लिए, देश में बिखराव न हो, कोई घटक जो है हमारा वो अलग न होने पाए संघ से, इसके लिए ये सीधे, ये बड़े संवेदनशील मामले हैं, इससे देश टूटने का खतरा पैदा होता है। इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को दी है, और ये आर्टिकल 131 के तहत दी है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में 3 बिंदु मैंने आपको बताया कि इन पर अगर कोई विवाद होता है तो ये मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है हमारा, वो 137 है। अगला जो आर्टिकल है वो 137 है, और ये इस आर्टिकल में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें क्या होता है, दरअसल संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सर्वोच्च न्यायालय को ही सौंपी गई है, और भारत के नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों का अगर सरकार कोई कानून बना करके उनको छीनने की कोशिश करती है, या फिर कोई ऐसा कानून बनाती है जो वो संविधान के किसी भाग का या किसी अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस कानून की सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा की जाती है, और यदि समीक्षा में ये पाया गया कि इस कानून ने वाकई संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन किया है, तो जिस सीमा तक उल्लंघन किया है उस सीमा तक उस कानून को खारिज कर देगा सुप्रीम कोर्ट। और अगर पूरा का पूरा कानून ही ऐसा है जो उसका अतिक्रमण कर रहा है किसी अनुच्छेद का, तो पूरा का पूरा कानून ही शून्य घोषित करने का साथियों सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून को पूरा का पूरा कानून ही शून्य घोषित कर देगी सुप्रीम कोर्ट। ये पावर दी गई है आर्टिकल 137 में, और इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत बड़ी शक्ति है, इससे संविधान की रक्षा भी होती है, और सरकार तानाशाहीपूर्ण कोई कानून नहीं बना सकती है। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 143। ये वो आर्टिकल हम आपको बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, जो हमेशा आते रहे परीक्षाओं में। तो 143 में राष्ट्रपति को किसी विधि के किसी मामले में, कानून के किसी मामले में परामर्श करने की
सर्वोच्च न्यायालय से शक्ति ये आर्टिकल प्रदान करता है। अब राष्ट्रपति अगर किसी कानून के मसले पर सलाह मांग रहा है सर्वोच्च न्यायालय से, तो साथियों इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि वो सरकार ही सलाह मांग रही है, क्योंकि सरकार अपना जो भी काम करती है वो राष्ट्रपति के नाम से करती है। तो अगर राष्ट्रपति परामर्श मांग रहा है तो इसका मतलब सरकार विधि के किसी मसले पर, कानून के मसले पर वो सलाह सर्वोच्च न्यायालय से मांग रही है। तो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। ये भी जरूरी नहीं है कि जो सलाह उसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जा रही है उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो ये राष्ट्रपति का जहाँ शब्द आए कि परामर्श करने की शक्ति, तो इसका अर्थ ये है कि सरकार ही कानून के मसले पर परामर्श चाहती है तो राष्ट्रपति के माध्यम से ही अपनी बात करती है। हाँ देखिए, आर्टिकल 124 की तरफ हम एक बार पुनः आपको ले चलते हैं। चूँकि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला है वो 2014 और 15 में काफ़ी विवादित रहा। सरकार और न्यायपालिका के बीच में काफ़ी टकराव रहा। तो इस पर थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, चूँकि संविधान में ये लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति से काम करवाता कौन है? सरकार करवाती है। अब चूंकि हमारे देश में संघीय प्रणाली है और संघीय प्रणाली का जो सिद्धांत है, 4 सिद्धांत हैं संघीय शासन व्यवस्था के, वो 4 में से जो एक सिद्धांत है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने के लिए संविधान में संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किए हैं। चूंकि न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति सरकार के द्वारा होने लगेगी तो न्यायपालिका दूषित हो जाएगी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को और निष्पक्षता को खतरा पैदा हो जाएगा, वो अपना सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए साथियों, इस पे नियुक्ति के विषय में थोड़ा सा जो विवाद उत्पन्न हुआ था 2014 में और 15 में विवाद रहा, तो उस पर हम आपको चर्चा कर लेते हैं कि नियुक्ति कैसे की जाती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति, ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, लेकिन अब जो नई व्यवस्था है, जो कॉलेजियम प्रणाली है, 1993 में इसकी स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या की गई। और वो व्याख्या क्या है? वो व्याख्या ये है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, और किसकी सहमति से करेगा? वो सरकार की सहमति से नहीं करेगा। वो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हो रहे हैं, जिनकी जगह पर दूसरा न्यायाधीश CJI आ रहे हैं, तो वो जो सेवानिवृत्त वाले न्यायाधीश हैं, उनके परामर्श से, उनकी सहमति से राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। देखिए, यहाँ समझते जाना, ये जो टेक्निकल पॉइंट हैं इसको समझते जाना। फिर से मैं बता देता हूँ कि जो नए CJI हैं उनकी नियुक्ति जो है वो जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके परामर्श से राष्ट्रपति नए CJI की नियुक्ति करेगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि अन्य न्यायाधीश जो हुए, अब मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त हो गए, अब जो अन्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश का एक कॉलेजियम बनेगा, एक प्रणाली है ये। और उन 4 न्यायाधीशों की सहमति से और मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जिस न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए वो एलिजिबल है, और ये वो चारों जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो ये मानते हैं और मुख्य न्यायाधीश भी उससे सहमत है, तो एक पत्र लिख करके भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास कि इसकी नियुक्ति की जाए फला न्यायाधीश की। तो राष्ट्रपति उसको खारिज नहीं कर सकता है। वो जो सहमति दी जा रही है, 4 न्यायाधीश और प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश की सहमति जो दी जा रही, उस सहमति को राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, वो मानने के लिए बाध्य है। अब संविधान में एक
परामर्श शब्द लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा। अब इस परामर्श को जो हमारी वर्तमान सरकार थी 2014 और 15 में भारतीय जनता पार्टी आई थी नई और केंद्र में प्रचंड बहुमत से आई थी, वो उस परामर्श का गलत अर्थ समझ बैठी और उसने ये समझा कि परामर्श तो राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। परामर्श का ये अर्थ समझ बैठी और इसी अर्थ को ध्यान में रख करके वो परामर्श में छिपी हुई अंतर्निहित जो भावना थी संविधान की, उसको वो नहीं समझ सकी और उसका उसने दूसरा अर्थ लगाया कि राष्ट्रपति परामर्श मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। और इसी आधार पर उसने एक कमीशन बना के तैयार कर दिया कि ये कमीशन जो था ये नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2015, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2015, ये सरकार ने कमीशन बना के तैयार कर दिया और ये कहा कि जो भी नियुक्तियां होंगी सर्वोच्च न्यायालय में या अन्य न्यायालय में तो ये कमीशन करेगा। अब देखिए ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी धारा 137 का प्रयोग करके, जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग करके इस पूरे के पूरे कानून को, ये जो बनाया था, इस पूरे के पूरे कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया कि इस तरीके की कमीशन की नियुक्ति अगर की जाएगी तो सरकार के द्वारा गठित है ये, और जब सरकार के द्वारा कोई कमीशन गठित होगा उसके आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए ये कानून संविधान की भावना के प्रतिकूल है और उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो परामर्श जो है वो परामर्श का अर्थ संविधान दरअसल उसके क्लिष्ट शब्दों के भीतर जो छिपी हुई भावना है संविधान की, उसकी व्याख्या करने का भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है कि शब्दों के अर्थ में कौन सी भावना संविधान की छिपी हुई है, उसकी व्याख्या भी करता है। तो परामर्श के पीछे ऐसा नहीं कि परामर्श माने या न माने, वो परामर्श ऐसा है कि वो बाध्यकारी है, वो मानना ही पड़ेगा आपको। तो वो जो कॉलेजियम प्रणाली है वो सफल है और वर्तमान में वही जो मैंने अभी बताई आपको कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, और सरकार के द्वारा जो बनाया गया कमीशन था उसको सर्वोच्च न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया, उसको खारिज कर दिया। अब देखिए साथियों, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है और कार्यकाल की क्या व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, आइए जान लेते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो 65 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकता है और यदि वो इसके बीच में इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना लिखित में इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। और तीसरी चीज़ ये है कि यदि चूंकि संविधान की रक्षा करने का दायित्व जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का है और यदि किसी न्यायाधीश पर, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हों सर्वोच्च न्यायालय के, अगर वो कोई संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान के लिए खतरा पैदा करता है या कदाचार से संबंधित उसके ऊपर कोई गंभीर आरोप लगे हुए हैं तो उसको उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल है, अब इसको समझ लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने ही स्पष्ट किया है कि ये कैसे संचालित की जाएगी। तो ये जिस सदन में किसी सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के खिलाफ यदि आरोप लगता है, महाभियोग का आरोप लगता है, तो यदि लोकसभा में लगा है तो कम से कम 100 सदस्य एक महाभियोग के प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, अनिवार्य करना 100 सदस्यों का, यानी स्वीकृति प्रदान करेंगे, सहमति प्रदान करेंगे और वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। और यदि महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है तो कम से कम 50 सदस्य उस महाभियोग पर उसके समर्थन में
हस्ताक्षर करके सभापति को देंगे। अब दूसरी बात यह है कि इस प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति होती है कि वो उसको स्वीकार भी कर सकता है और उसको इनकार भी कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है और अस्वीकृत भी कर सकता है। यदि स्वीकृत करता है तो एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी और वो समिति ये जांच करेगी कि जो कदाचार का या कोई गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनमें कहां तक सत्यता है। यदि समिति ये पाती है कि वाकई आरोप सही हैं और वो समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देगी। इसके बाद मतदान कराना है या नहीं कराना, इसकी भी शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। और यदि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में मतदान कराते हैं तो वहाँ उपस्थित और कुल उपस्थित और मत देने वाले जो सांसद हैं तो उस महाभियोग के प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 2/3 सांसद उसमें होने चाहिए। 2/3 सांसदों के वोट उस महाभियोग के यानी उस न्यायाधीश के अपोजिशन में पड़ने चाहिए। और यही प्रस्ताव जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास होना चाहिए। और जब ये प्रस्ताव दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो वो न्यायाधीश अपने पद से हटा माना जाएगा। लेकिन साथियों, आज़ादी से लेकर के अब तक सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग की प्रक्रिया में एक भी जज ऐसा नहीं है जिसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया गया हो। और 1993 में एक मामला आया था श्री एन रामास्वामी का और उनके ऊपर कदाचार के मामले लगे थे और महाभियोग सदन में लाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने अपना किनारा कर लिया और उसमें महाभियोग में वो मत देने से अलग हो गई, तो ये महाभियोग सफल नहीं हो सका और महाभियोग उन पे ऊपर नहीं लग सका। तो साथियों, ये आज़ादी से लेकर के आज तक अभी तक ये नौबत नहीं आई है हमारे देश में कि महाभियोग के द्वारा किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए। तो साथियों, ये थे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और उसकी शक्तियाँ, उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नामक शक्ति, उसकी अपीली शक्ति, उसकी आदेश देने की शक्ति, उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और उसकी शक्तियां जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में। तो ये और विभिन्न अनुच्छेदों में किस अनुच्छेद में क्या चीज़ बताई गई है, ये तमाम बातें मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताई। अब आज का वीडियो यहीं से हम समाप्त करते हैं और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।